तो वो कहा कि मैं मौर्य हूं और मैं तो हिंदू हूं। तो मैंने कहा कि कैसे पता चला कि मौर्य होकर के तुम हिंदू हो, इसका जवाब दो। तो कहा कि हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आप भी यादव हैं, मैं मौर्य हूं, हम दोनों हिंदू हुए। तो मैंने कहा कि ये जो 4 विभाजन है इसको मानते हो? तो उसने कहा हर हिंदू मानेगा। तो हमने कहा इन चारों में से हम और तुम भी ओबीसी मैं भी ओबीसी, हम दोनों क्या हैं? ब्राह्मण हैं? कहा नहीं। कहा क्षत्रिय हैं? कहा नहीं। हमने कहा कि वैश्य हैं? तो कहा नहीं। हमने कहा फिर क्या है? शूद्र हैं? कहा नहीं नहीं वो भी नहीं है। हमने कहा फिर क्या है? कहा हम हिंदू हैं। तो हमने कहा इसका मतलब जितने हिंदू हैं उनको वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों का विरोध करना चाहिए। तो क्या नहीं, वो तो कर्म के आधार पर बना है ना। तो फिर मैंने उससे पलट पूछा कि आप क्या करते हो? तो कहा मैं बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ और हिंदू युवा वाहिनी का गोरखपुर का एक वो हूँ, सदस्य हूँ। हमने कहा तुम मौर्य होकर के अपना पुश्तैनी पेशा क्यों नहीं कर रहे, खेती बाड़ी का, सब्जी उगाने का? जब कर्म आधारित बता दिया गया है तो मौर्य होकर कैसे हो जाएगा भाई? भाई मौर्य और यादव से क्या लेना देना, कर्म से है ना। जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा मान लिया जाता है। लेकिन आपका तो प्रोपेगेंडा अलग टाइप का है। क्या मतलब देख रहे हैं इन लोगों की मानसिकता? वंशावली से क्या लेता है? किसी भी वंशावली से अगर तुम मानते हो तुम आओगे, नहीं मानते हो नहीं आओगे। तो बात की एक बात, काम खत्म हो जाता है इसी पर। लेकिन इनको तो अपनी प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। तब अगला बंदा कह रहा है कि मैं हिंदू वाहिनी से हूँ, तो ठीक है, वो है ना, वो अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करने वाला कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? अभी अध्ययन करके उठेगा, वर्णाश्रम, गृहस्थ वर्णाश्रम या संन्यास या किसी अन्य कार्य क्षेत्र में जाएगा आगे, तब उसका निर्धारण होगा ना कि वो वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, क्या है या ब्राह्मण है, क्या है। कि विद्या अध्ययन करते ही कर देते हैं। इस प्रकार कई लोगों का ज्ञान है और कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। भाई किसी की नफरत में इतना मत गिर जाओ कि आप सही बातें बोलना चाहो तब भी न बोल पाओ रहे हैं। अगर किसी का पिता मान लीजिए व्यापार करता है तो बच्चा उसमें हेल्प तो करेगा। जब थोड़ा समझदार होगा तो सोचेगा कि पिता की हेल्प करूं, तो उसी पर एक क्रम निर्धारित कर देंगे। तो भाई वर्ण व्यवस्था रह कहाँ गई? तुमने तो वही किया ना जो पाखंड होता है, और तुम कहते हो पाखंडवाद के खिलाफ हैं। कैसे पाखंडवाद के खिलाफ हो कि पाखंडी हो जा रहे हो पाखंडवाद का? ये कहते हैं कि जो शासन करने वाली जातियां रहेंगी, और वो शासन करने वाली जातियों में केवल ओबीसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर वो मौर्य है, शाक्य वंश है, मिहिर प्रतिहार गुर्जर वंश है, यदुवंश है, उसी के साथ आदिवासियों का गोंडवाना लैंड है, भीलवाड़ा है जिसमें भीलों का शासन, गोंडवाना गोंड का शासन, तमाम जातियां जो आज शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में और ओबीसी में है, ये तो शासक जातियां रहेंगी। और अगर इन के शासक रहे हैं तो ये शूद्र कैसे हो गए? और क्यों मैं इनको, यहां से मुझे एक सूत्र दिखता है कि वर्चस्व में रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य देखिए इस तरह से बहुत पेच में नहीं रहा, पेच में वो रहे ब्राह्मण क्षत्रिय, और उन्होंने बूझकर इन कमेरा मेहनत कश जातियों को किसी को अछूत बना दिया। और आप याद रखिए उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी लोग हैं जिन्हें आप शूद्र और अति शूद्र की थ्योरी में अगर आप फूले की माया, क्योंकि भाई को आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठ, और ओबीसी की जातियां कंफ्यूज्ड हैं। वो हिस्टोरिकली चाहे ऐतिहासिक संदर्भ लें, चाहे सामाजिक संदर्भ लें, चाहे आर्थिक संबंध लें, इन तीनों संदर्भों में महसूस होता है प्रतिहार गुर्जर वंश, यदुवंश, भीलवाड़ा, गोंडवाना, इसका मतलब कोई शासक था, उसे किसी ने गुलाम बनाया। मेरी थ्योरी है। इनकी थ्योरी के हिसाब से प्रतिहार को, गुर्जर को, यादव को किसी ने गुलाम बनाया। मतलब क्या लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कितनी भांग पी करके कंटेंट बनाते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि सत्ता छीनने वाले के पास सेना होनी चाहिए, एक कुशल, एक ट्रेंड सेना। क्योंकि जिन राजाओं की बात कर रहे हैं प्रतिहार,
गुर्जर और मौर्य। और मौर्यराज में भी कई सारे मौर्य राजा हुए हैं अलग अलग, जैसे मेवाड़ का मौर्य है और भी मौर्य शासक हुए हैं। इनके अनुसार चलें तो एक साधारण आदमी भी उठे और उन्होंने कह दिया कि आज से तुम हमारे गुलाम हो, और ये राजाओं ने तलवार त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया, उनके गुलाम बन गए। भाई कंटेंट कैसा लाते हो तुम लोग? अगर किसी को गुलाम बनाना है तो पहली बात तो उनको हराने के लिए एक विशालकाय सेना होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेनाओं का वर्णन आता है 10-10, 11-11 लाख की सेनाएं या उससे अधिक विस्तृत सेनाएं होती थी। वो भी कुशल सेनाएं, बिल्कुल ट्रेंड, आर्म तीरंदाजी वाले होते थे, हाथियां होती थी, घुड़सवार होते थे, पैदल सैनिक थे, अलग अलग सेनाएं थी उनकी। कितने सारे के तो नाविक नौसेनाएं भी थी। राजाओं की नौसेनाएं भी हुआ करती थी, इसका वर्णन भी है। तो भाई इनको गुलाम बनाने के लिए एक आदमी के पास क्या होगा? कुछ नहीं। उसके लिए किसी राजा को आना चाहिए, वो भी कहीं का राजा हो, एक विशाल साम्राज्य हो अच्छा खासा, वो लगातार आक्रमण करे एक एक करके सभी राजाओं पर। और जिनके बारे में बात कर रहे हैं ब्राह्मण, वो तो मात्र ज्ञान अर्जन और भिक्षा मांगने का काम से बाहर ही आने वाले लायक हो, क्योंकि वहाँ पर सभी को अपने अपने कर्म अनुसार बताया गया है। और गुलाम गुलाम कैसे बना सकता है यार कोई? और जिनकी तुम बात कर रहे हो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान रहा है, चाहे गुर्जर हो, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे कुशवाहा हो। और कुछ मारवाड़ शासकों की, सॉरी, मेवाड़ शासकों के लिए किताबें लिखी गई हैं वीर विनोद नाम से। उस किताब में पढ़ो तो कितने सारे वीर शासक हुए हैं। लेकिन हिस्ट्री पढ़नी नहीं, अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा कर लाएंगे और ज्ञान देने लगेंगे। और इनके अनुयायी पता नहीं कहाँ से दिमाग लाते हैं इनकी बात सुनने के लिए। वो खुद से एक छोटी सी सर्च भी नहीं मार सकते।